हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप मेंस का सिलेबस देखे होंगे मेंस वाले, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन यह आपका पेपर 7th में है, जहाँ से क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल रहता है। अंक लाने की बात तो अलग है। शनिवार को आप सभी के ग्रुप में, मेंस वालों के ग्रुप में कुछ डिटेल भेजा गया था 7वां पेपर से संबंधित। देख लीजिएगा जिनको भी चाहिए होगा तो, क्योंकि 7वां पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स पर्याप्त है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उतने में 200 में से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मेंस वाले को तो हमेशा बोलते ही रहता हूँ। 6वां पेपर और 7वां पेपर मेंस का, ये दोनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते। इसमें कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक अंक लाने का। इसके अलावा पास होने का भी, सभी पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। तो आप 6वां और 7वां पेपर में ज़्यादा अंक लाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उसमें क्वालिफाई होना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी आप पहले से 5वें पेपर के बीच जितना अंक अर्जित कर सकते हैं उसके तुलना में 6वां और 7वां में नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इकोनॉमिक्स का आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं के बारे में। यह प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, और व्यापम के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसे IMF कहा जाता है। आप सभी सुने होंगे क्या है IMF। आइए उसके डिटेल के बारे में जानते हैं। हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों यदि लिखना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं के बारे में, तो परिभाषा लिख लीजिए। मैं बोल देता हूँ। एक ऐसा संगठन जिसका कार्य एवं प्रभाव किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि एक से अधिक देशों के लिए होता है। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की परिभाषा हुई। उदाहरण में लिखना चाहें तो लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। एक बार और बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का परिभाषा एक ऐसा संगठन जिसका कार्य एवं प्रभाव किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि एक से अधिक देशों के लिए होता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हुए, जिसके अंतर्गत उदाहरण में लिख लीजिए UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आपका है वर्ल्ड बैंक, इसको जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्थापना इसके कैसे हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान जो भी प्रभावित देश थे उनको जन और धन दोनों तरह से हानि हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी जन और धन दोनों की हानि हुई थी। इसके विकास के लिए जो देश प्रभावित हुए थे, उन देशों के विकास के लिए
अमेरिका के ब्रेडन वुड्स स्थान पर 1944 में सम्मेलन किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, जिसके अंतर्गत IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। वहीं आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1945 को। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और वर्ल्ड बैंक है, इसे जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हुआ पृष्ठभूमि, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है। चलिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखते हैं। नींव और आधार कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन 1944 में। कहाँ है ब्रेडन वुड्स? वाशिंगटन, अमेरिका में। IMF इसका गठन हुआ है 27 दिसंबर 1945 को, जबकि वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ है 31 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, जब आप इसका नोट्स बनाएंगे इस तरह से एक पेज को दो भाग में विभाजित कर दीजिएगा। पहले भाग में लिखिएगा IMF, दूसरे भाग में लिखिएगा वर्ल्ड बैंक, और एक लाइन यहाँ पर छोड़ दीजिएगा बिंदु करके। जैसे कि बिंदु है आपका न्यू, तो न्यू पहला रहेगा, गठन, मुख्यालय, सदस्य, इन सभी के बारे में एक सीक्वेंस में एक ही पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं। नींव और आधार ये हुआ था ब्रेडन वुड्स सम्मेलन से। गठन हुआ है 27 दिसंबर 1945 को और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें वर्तमान में सदस्य की बात करें तो 189 सदस्य हैं, 189, जबकि वर्ल्ड बैंक इसके भी सदस्य 189 ही हैं, 189 ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, जो देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता पाता है या ग्रहण कर लेता है, वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। समझिए, कोई देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है या सदस्य बनता है, वह वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन जाता है। यदि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वह परित्याग कर देता है कि उसको जो IMF है उसमें शामिल नहीं होना है, तो वो उसकी सदस्यता वर्ल्ड बैंक से भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो आपका वर्ल्ड बैंक भी साथ ही साथ संचालित होती है और सदस्यता का त्याग परित्याग होता है। IMF वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, जबकि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। आगे पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक नीचे है आपका। बस जब आप नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसका बारे में बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दो प्रकार का रिपोर्ट जारी करता है। पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये दो प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं, कैसे कार्य करता है और विनिमय का माध्यम किस तरह से है। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और कार्य ये दोनों आपके मेंस वालों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको विशेष रूप से देखिएगा। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना। कल की कक्षा में हम देखे हैं कि आखिर तरलता क्या है,
उम्मीद करता हूँ आप सभी कल की कक्षा का वीडियो देखे होंगे। यदि अभी तक नहीं देख पाए हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। फ्राइडे को कक्षाएं हुई थी जिसमें तरलता के बारे में बताया गया था। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना। दूसरा है अल्प विकसित देशों के भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए ऋण प्रदान करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जब वित्तीय संकट के समय जो असंतुलन होती है उसको कम करना। ये आपके प्रमुख 6 बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य के एक बार और देख लीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना। दूसरा है अल्प विकसित देशों के भुगतान संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए ऋण प्रदान करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। पांचवा लिख लीजिए विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना। और छठवां आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के समय असंतुलन को कम करना। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य? तो पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब भारत में किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई संचालित करती है इसके बारे में भी देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जब आप सभी को बैकअप क्लास दिया जा रहा था तो आप अध्ययन किए होंगे और नोट्स बनाए होंगे। तो कार्य में पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है लेन देन के बारे में। दूसरा है मुद्रा की तरलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों में एक समान बनाए रखता है। ये आपका दूसरा बिंदु कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों में एक समान मुद्रा की तरलता को बनाए रखता है। तीसरा है यह सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर नज़र रखता है। तीसरा क्या है? यह सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर नज़र रखता है, कहीं कोई वित्तीय संकट आने वाली तो नहीं है, मुद्रा का उपयोग सही दिशा और सही कामों में हो रही है या नहीं इसके बारे में। और चौथा है आयात निर्यात में भुगतान करना। दो देशों के बीच आप देखेंगे अलग अलग देशों में जो मुद्रा है अलग अलग रहता है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए विभिन्न देशों की मुद्राओं के बारे में। मैं लिखवा देता हूँ, प्रीलिम्स वाले आप लोग भी लिख लीजिए। ये आपके व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम के प्रश्न में पूछा ही जाता है। लिख लीजिए सबसे पहले रुपया। भारतीय रुपया जिस तरह से है उसी तरह रुपया आपका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, यहाँ आपका रुपया चलता है। जापान में येन चलता है, येन। थाईलैंड में बहत चलता है। मलेशिया में रिंगिट चलता है। चीन में युआन चलता है। रेनबिम्बी भी होता है, तो चीन में लिख लीजिए युआन। ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन में लिखिए पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका और सिंगापुर, यहाँ आपका डॉलर चलता है। डॉलर और अन्य देशों में भी चलता है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है आपका, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। आयात निर्यात में जब भुगतान के संतुलन की जाती है तो डॉलर ही काम आता है और डॉलर के माध्यम से ही सभी देशों का आयात और निर्यात संचालित होता है। ये 4 बिंदु हो गए। पांचवा लिखना चाहें तो लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच मुद्रा का लेन देन IMF के माध्यम से होता है।
यही है आयात निर्यात भुगतान संतुलन। इस तरह से 5 प्रमुख इनके कार्य हैं। अब देखते हैं कि विनिमय का माध्यम किस तरह से होता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। तो IMF में विनिमय का माध्यम होता है विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत, जिसे SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइविंग राइट। ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुद्रा का नाम है। क्या? SDR, जो मुद्रा का आयात निर्यात व्यापार में संचालित होता है, लेन देन में, भुगतान संतुलन में। तो याद रखेंगे IMF के मुद्रा का नाम है SDR, विशेष आहरण अधिकार, जिसे स्पेशल ड्राइविंग राइट कहा जाता है। इसका शुरुआत हुआ है 1971 से। उपनाम इसकी बात करें तो स्वर्ण पत्र मुद्रा, पेपर गोल्ड कहा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाना, अर्थात आयात निर्यात में एक दूसरे देश का भुगतान करना। पहले भी देखे हैं कि आयात निर्यात में एक दूसरे देश के भुगतान का कार्य IMF करता है, तो इसके मुद्रा का नाम SDR है, तो इसके माध्यम से किया जाता है। बोल रहा हूँ आपको SDR SDR SDR। आखिर क्या है विशेष आहरण अधिकार? तो देख लीजिए, SDR 5 देशों के मुद्राओं का समूह है, जिसमें अमेरिकी डॉलर है, यूरोपियन यूरो है, चीन का युआन या रेनबिम्बी है, चौथा जापान का येन है, और पांचवा ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है। ये आपके SDR जो 5 देशों के मुद्राओं का समूह है, जिसमें डॉलर है, यूरोपियन यूरो है, चीन का युआन या रेनबिम्बी है, जापान का येन है, और पांचवा ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है। यह हुआ पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अगला टॉपिक दीजिए विश्व बैंक। अगला बिंदु है आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। तो इसकी भी पृष्ठभूमि वही है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो भी देश उससे प्रभावित हुए थे, जो जन और धन दोनों की हानि हुई थी, उसके विकास के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है, यहाँ सम्मेलन 1944 के दौरान हुआ था, जिस समय IMF 27 दिसंबर 1945 और वर्ल्ड बैंक 31 दिसंबर 1945 दोनों की स्थापना हुई थी। तो नींव अर्थात आधार कहाँ से बनी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका से। गठन कब हुआ है? तो 31 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC को। ये आपका अमेरिका में स्थित है, यहाँ आपका मुख्यालय है। सदस्य देश वही रहेगा जो IMF में थे, जिसके बारे में आपको बताया। यदि कोई देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करता है, तो वह विश्व बैंक की भी सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है। जब वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का परित्याग करता है, तो उसकी सदस्यता विश्व बैंक से पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ये हुआ उनके सदस्य देश 189। वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जबकि IMF के वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्डे। संस्थापक सदस्य की बात करें तो 31 दिसंबर 1945 तक 30 सदस्य थे। केवल 30 सदस्य के साथ ही विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। जिस समय स्थापित हुआ उस समय भारत भी विश्व बैंक के सदस्य रहे थे। यह हुआ विश्व बैंक के जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए विश्व बैंक के अंग कौन कौन से इसके अंग हैं, कौन कौन से, तो देख लीजिए। इसके अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। ये 5 संस्थाएं क्या है? वित्तीय एवं आर्थिक संगठन वाले हैं, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक संचालित होती है। पहला है IBRD।
दूसरा है IFC, तीसरा है IDA, चौथा है MIGA और पांचवा है ICSID। ये आपके 5 विश्व बैंक के अंग हैं। यह एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है कि IBRD, IFC, IDA। ये आपका जब पर्टिकुलर बैंकिंग का एग्ज़ाम देंगे उसमें पूछा जाता है। बस इतना याद रखेंगे, जो प्रथम 4 हैं IBRD, IFC, IDA और MIGA, इसके सदस्य हमारा भारत है, जबकि पांचवा ICSID इसका सदस्य भारत नहीं है। आइए देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो लिख लीजिए विश्व बैंक के कार्य और उद्देश्य। अन्य देशों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। अन्य देशों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा लिखिए निजी ऋणों एवं पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करना। जो आपको दीर्घकालिक ऋण दी जाती है उसके बगल में लिख लीजिए जो दीर्घकालिक ऋण का समय होता है 5 से लेकर 20 वर्ष तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संतुलित विकास के लिए जो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराई जाती है उसकी अवधि है 5 से लेकर 20 वर्ष तक। लिख लिए निजी ऋणों एवं पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करता है। एक और लिखना चाहें तो लिख लीजिए रिपोर्ट। लिख लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता सूचकांक और विश्व विकास रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता सूचकांक और विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक दीजिए विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, WTO। चलिए लिखिए विश्व व्यापार संगठन के बारे में, जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नाम सुने ही होंगे। पूर्व संस्था था यह गेट के नाम से ही स्थापित हुई थी, नींव और आधार। कब की बात है? 1944 में। इसको सुधार लेंगे, 1944 नहीं है, यह 1994 है। ठीक है। इस समय 123 देशों का वाणिज्यिक मंत्री जो थे वे भाग लिए थे। सुधार लेंगे ना, 1994 है। सदस्य देखिए, आखिर सदस्य कितने थे उस समय? तो 123 देश के वाणिज्यिक मंत्री, जब WTO का नाम GATT गैट था, उस समय 123 देश के वाणिज्यिक मंत्री भाग लिए थे। पूर्णतः WTO का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 1995 को। याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है जेनेवा? तो लिख लीजिए स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में है 164, जबकि स्थापित हुआ था गेट के नाम से तो 123 देश ही शामिल थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो रॉबर्टो एजीविदो है। रॉबर्टो एजीविदो ये आपके विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और कार्य क्या हैं। उद्देश्य में पहला है जीवन स्तर उच्च करना। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है पहला जीवन स्तर उच्च करना। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन
सेवाओं एवं व्यापार का प्रसार करना। तीसरा है विश्व के संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। चौथा है पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। हो गया। अगला लिखना चाहें तो लिख लीजिए वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, ये हो गया आपका। वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का प्रसार करना, ये भी हो गया। विश्व के संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, ठीक है। ये प्रमुख 4 आपके WTO के कार्य हैं, उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत और लिखना चाहें तो पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में बृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, ये आपके उद्देश्य हुए। कार्य की बात करें तो विश्व स्तर पर त्रिकृषि पेटियां निर्धारित करता है। कार्य क्या है? विश्व स्तर पर त्रिकृषि पेटियां निर्धारित करता है, अर्थात कृषि व कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी। ये आपके प्रमुख कार्य के अंतर्गत कृषि व कृषि क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी। इसके प्रावधान क्या हैं? पहला ग्रीन बॉक्स, दूसरा एम्बर येलो बॉक्स और तीसरा है रेड बॉक्स। जो कृषि व कृषि से क्षेत्र से संबंधित जो सब्सिडी दी जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रीन बॉक्स है, येलो बॉक्स है, रेड बॉक्स है, मेंस का 7 पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रीन बॉक्स में याद रखेंगे पूर्णतः स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो त्रिकृषि पेटी जारी की जाती है उसमें। येलो बॉक्स में कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि जो रेड बॉक्स से संबंधित रहता है उसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। अगला टॉपिक दीजिए सार्क के बारे में। लिख लीजिए सार्क है, इस तरह से लिख लीजिए SAAR और C। इससे आपका 7वां पेपर भी कंप्लीट हो रहा है ना। ये आपका आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ये आपका 7वां पेपर में भी है। देख लीजिएगा, कल आपके ग्रुप में भेजा गया था शनिवार को नोट्स का डिटेल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। 7वां पेपर का अध्ययन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपका सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आपका हिंदी नाम है। इसका गठन हुआ है 1985 में। संस्थापक देश थे 7 जब सार्क की स्थापना हुई, जबकि वर्तमान सदस्य देश की बात करें तो 8 है। योगदान की बात करें तो सार्क में योगदान दिया गया था जियाउल रहमान, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? नेपाल, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दें या राज्य स्तर का एग्जाम दें। मुख्यालय है आपका नेपाल, काठमांडू में। पहला सम्मेलन हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। पहला सम्मेलन हुआ था ढाका, बांग्लादेश में, जबकि वर्तमान सदस्य हैं 8 देश। नाम लिख लीजिए, एक पूरा पेज ले लीजिए, पूरा पेज नहीं बोलना चाहिए, 8 लाइन ले लीजिए और इस तरह से कोड लिख लीजिए MBBS और नीचे में लिखिएगा उसके पीना, MBBS पीना। M से आशा है म्यांमार, B से आशा है भूटान, अगला B से आशा है बांग्लादेश और S से आशा है साउथ अफ्रीका।
वही पी से आशा है पाकिस्तान, आई से आशा है इंडिया और एन से आशा है नेपाल और अगला ए से आशा है अफगानिस्तान। तो इस तरह से कोड भी लिखा हुआ है MBBS पीना। तो ये हुआ आपका सार्क के बारे में। तो आज की कक्षा में हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं के अंतर्गत IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और सार्क के बारे में देखे हैं। कल की कक्षा में हम आसियान कंट्री, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिम्स्टेक, ये प्रमुख 4 संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो 7वां पेपर में है वह आपको नोट्स मिल जाएगा। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी क्लास करवा पाना अभी संभव नहीं है। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। देख लीजिएगा, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा और नोट्स बनाना चाहते होंगे मेरे से SMS कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कल इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसके बाद बजट है, जनगणना है और राजस्व व्यय, इन सभी के बारे में देख लेंगे। फिर धीरे से आपका इकोनॉमिक्स की कक्षाएं भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करेंगे किसी नए सब्जेक्ट को लाया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।